आज हम एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो लगभग 150 साल पुराना है, पर आज भी हम जो कुछ भी खरीदते हैं उस पर इसका गहरा असर दिखता है। अच्छा, एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं जो असल में एक बहुत बड़े आर्थिक सिस्टम का पर्दाफाश करता है। कभी सोचा है कि जब भी हम पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो एक पंप पर जो रेट होता है वही अगले पर भी होता है और उसके अगले पर भी, हर जगह कीमत एक जैसी? आखिर ऐसा क्यों? कहने को तो ये एक फ्री मार्केट है, मतलब कागजों पर तो यही लिखा है कि कंपनियां अपनी मर्जी से कीमत तय कर सकती हैं। पर अगर ऐसा होता तो कीमतों में कुछ तो फर्क होना चाहिए था ना, है ना? लेकिन असलियत में जो हम देखते हैं वो कहानी कुछ और ही बयां करती है। और देखिए, ये सिर्फ पेट्रोल तक ही सीमित नहीं है। यही सिस्टम हमने तब भी देखा जब जियो टेलीकॉम मार्केट में आया। याद है 2016? फ्री कॉल्स, फ्री डेटा, सब कुछ अनलिमिटेड। ऐसा लगा था जैसे पूरा देश ही पागल हो गया हो। लेकिन वो जो फ्री का टैग था ना, वो कोई तोहफा नहीं था, वो एक बहुत सोची समझी चाल थी, कंपटीशन को खत्म करने की कीमत। और हुआ भी वही। देखते ही देखते सिर्फ 3 साल में 10 से ज्यादा कंपनियों वाली टेलीकॉम इंडस्ट्री बस 3 कंपनियों पर सिमट कर रह गई। और इसमें सबसे आगे कौन था? जियो। तो सवाल ये उठता है कि ये जो प्लेबुक है, ये जो तरीका है, ये आया कहाँ से? इसके लिए हमें लगभग 150 साल पीछे जाना होगा और मिलना होगा इसके आर्किटेक्ट से, जिनका नाम है जॉन डी रॉकफेलर। रॉकफेलर मतलब आधुनिक इतिहास के सबसे अमीर इंसान। आज के हिसाब से अगर उनकी दौलत को देखें तो वो $400 बिलियन से भी कहीं ज्यादा थी। सोचिए, उस जमाने में अमेरिका की पूरी इकोनॉमी का लगभग 2% हिस्सा सिर्फ एक आदमी के पास था। लेकिन उनकी असली विरासत सिर्फ पैसा नहीं थी। उनकी असली विरासत थी वो सिस्टम जो दो बिल्कुल अलग चीजों से मिलकर बना था। एक तरफ थी बेहद क्रूर चालाकी और दूसरी तरफ ये पक्का यकीन कि वो जो कर रहे हैं वो भगवान का काम। तो सवाल ये है कि उन्होंने ये किया कैसे? इसका जवाब एक बहुत ही शानदार 2 हिस्सों वाले ब्लूप्रिंट में छिपा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जिससे पूरा कंट्रोल हासिल किया जा सके। पहला हिस्सा था वर्टिकल इंटीग्रेशन। आइडिया बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल था। अपने बिजनेस के लिए जो भी जरूरी है उस हर चीज के मालिक खुद बनो। किसी दूसरे पर निर्भर रहने की जरूरत ही खत्म कर दो। उन्होंने इसी आइडिया को तेल के बिजनेस में इस्तेमाल किया। तेल रखने के बैरल से लेकर उन्हें ट्रांसपोर्ट करने वाले वैगन्स और गोदाम तक सब कुछ अपना। नतीजा, लागत इतनी कम हो गई कि उनके कॉम्पिटिटर्स का टिकना ही नामुमकिन हो गया। ब्लूप्रिंट का दूसरा हिस्सा और भी ज्यादा एग्रेसिव था, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। मतलब अगर सप्लाई चेन पर कब्जा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, सीधे पूरे बाजार पर ही कब्जा कर लो। और ये प्लेबुक कितनी बेरहमी से काम करती थी, इसका सबसे बड़ा सबूत है क्लीवलैंड मैसेकर। सिर्फ 3 महीने, जी हां, सिर्फ 3 महीने में रॉकफेलर ने क्लीवलैंड की लगभग पूरी ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया। तरीका बहुत सीधा था। पहले खरीदने का ऑफर दो, अगर कोई मना करे तो उसे बिजनेस में इतना निचोड़ दो कि वो बर्बाद हो जाए, और फिर उसकी बर्बादी को ही कौड़ियों के दाम खरीद लो। तो 1879 आते आते स्टैंडर्ड ऑयल का अमेरिका के 90% तेल पर कंट्रोल था। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, ये जो मोनोपोली थी ये गैर कानूनी थी। तो अब सिस्टम को जिंदा रहने के लिए बदलना था, एक नया रूप लेना था। और इसका हल निकाला गया द ट्रस्ट के रूप में। ये एक कमाल का कानूनी दावपेच था। इसने एक सेंट्रल ग्रुप को दर्जनों अलग अलग कंपनीज को कंट्रोल करने की पावर दे दी। मतलब कागजों पर सब कंपनियां आजाद थीं, पर असल में लगाम एक ही हाथ में थी। यहीं से मॉडर्न होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। खैर, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की नजर इस पर पड़ी और उन्होंने इस पावरफुल ट्रस्ट को तोड़ने का ऑर्डर दे दिया। उस वक्त सबको लगा कि बस रॉकफेलर का साम्राज्य खत्म, खेल खत्म। इस बंटवारे से पहले स्टैंडर्ड ऑयल का एक शेयर $660 का था। लेकिन बंटवारे के बाद जो 34 नई कंपनियां बनी, उनमें रॉकफेलर के शेयरों की कुल कीमत $900 से भी ज्यादा हो गई। मतलब वो पहले से भी ज्यादा अमीर हो गए। कंपनी टूट गई, पर मालिक तो वही रहा और दौलत पहले से भी ज्यादा हो गई। अब ये सब सुन के लग सकता है कि ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी कहानी है ना? लेकिन सबसे मजेदार बात यही है, रॉकफेलर की ये प्लेबुक 1911 में मरी नहीं। असल में आज के हमारे समय के जो बड़े बड़े जायंट्स हैं वो आज भी इसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, रणनीति वही पुरानी, बस टेक्नोलॉजी नहीं। अमेज़न को ही देख लीजिए, वो उस ऑनलाइन दुकान को कंट्रोल करता है जहां सब शॉपिंग करते हैं। ये हुआ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन।
और साथ ही वेयरहाउस से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ भी उसी का है। ये हुआ वर्टिकल इंटीग्रेशन। या गूगल को देखिए, सर्च पर 92% कब्जा, मतलब हम क्या खोजते हैं, क्या देखते हैं, उस पर लगभग पूरा कंट्रोल। और भारत में भी रिलायंस ने यही रास्ता अपनाया है। टेक्सटाइल से लेकर टेलीकॉम तक सब कुछ जोड़कर एक ऐसा इकोसिस्टम बना दिया है जिससे बाहर निकलना मुश्किल है। कुछ याद आया? ये तरीका जाना पहचाना लग रहा है ना? ये असल में क्लीवलैंड मैसेकर का इंडियन एडिशन है। ये ग्राफ साफ साफ दिखाता है कि कैसे जियो के आने के बाद पूरा टेलीकॉम बाजार सिकुड़ कर रह गया। तरीका वही, स्केल शायद अलग, लेकिन नतीजा बिल्कुल वही। मार्केट पर बस कुछ ही खिलाड़ियों का कब्जा। तो ये जो सिस्टम है जो हर रोज हमारी जेब से पैसा निकालता है, ये आज भी पूरी ताकत से काम कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इसके बारे में किया क्या जा सकता है। देखिए, इस बड़ी सी आर्थिक मशीन के अंदर रहते हुए मोटे तौर पर 3 ही रास्ते नजर आते हैं। पहला, इसे जैसा है वैसा स्वीकार कर लिया जाए। दूसरा, इससे लड़ा जाए, छोटे विकल्पों का सपोर्ट किया जाए। और तीसरा, इस खेल को समझकर इसका एक छोटा सा हिस्सा खुद बन जाया जाए। आखिर में बात यह है कि इस खेल से पूरी तरह बचना तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन इसके नियमों को समझना ही अपनी जगह बदलने का पहला और सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि जानकारी में ही असली ताकत है। और जब एक बार इस सिस्टम को साफ साफ देखा जा सकता है, तो फिर इस खेल में अपनी जगह को भी बदला जा सकता है।